नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग जो है एक तो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और दूसरा पैरेलली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ जो है कारणों से जो है पिछला दिन आपको करंट अफेयर का वीडियो जो है नहीं मिल पाया था। अब कंटिन्यू आपको सुबह 7:30 बजे जो है ये वीडियो मिल पाएगा। और इसमें अगर बात करें करंट अफेयर में, तो यहाँ पे घटना सार हम लोग जो है अद्यतन सार संग्रह है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद घटना चक्र भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपका एक साल का टॉप मस्ट खबर होता है। अब हम लोग डिटेल में जो है कि खबर को पढ़ने वाले हैं, चूंकि आजकल एग्जाम में डिटेल में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मैं कुछ जो है प्रश्न आपको टॉपिक के माध्यम से यहाँ पे बताने का भी प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक में कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग घटना सार का जो है राष्ट्रीय आपका घटनाक्रम देखने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में देखेंगे एक एक न्यूज को। किसी भी तरह का अगर प्रश्न बनाया जाएगा तो आप जो है बनाने के हालात में होंगे। तो बिल्कुल धैर्य बना के जो इस लेक्चर को देखेंगे। बाकी स्पीड अगर स्लो लग रहा होगा तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है 1.25 1.5 या उससे ज़्यादा, जो है जहाँ भी आप कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करते हैं उस स्पीड में करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा जरूर लिखेंगे। अच्छा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करेंगे, वहीं पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आर ग्रुप में टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन करके डेली टेस्ट वहाँ पे आप दे सकते हैं। चलिए, तो इसके अलावा यूपीपीसीएस का भी हम लोग टेस्ट वगैरह देख रहे हैं। तो यूपीपीसीएस में दृष्टि से 4 टेस्ट करा दिया गया है। और उसके अलावा देखेंगे तो संस्कृत या से 6 टेस्ट, सारा कुछ आप लोग जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। देखिए, मैगजीन को हम इस तरह कवर करेंगे। देखिए, मैं चाहता तो इस मैगजीन को जो है बिल्कुल ब्रीफ में भी आपको बता सकता था, जो भी टॉप मोस्ट खबर है वही बता देता, लेकिन बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, जैसे कि आपको ये मैगजीन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक एक लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट या मुख्य जो है हाईलाइटेड पॉइंट होगा उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, तो वो सब आप सभी देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो 6 महीने का घटना है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, 3 नया अपराध जो है कानून संसद में पारित हुआ है। अब ये 3 कौन सा अपराध कानून है जो पारित हुआ है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, संसद में अभी शीतकाल सत्र में ही भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य जो है विधेयक 2023 को मंजूरी जो है प्रदान की गई है। ये विधेयक क्या है, इसमें क्या बातें हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले, ये एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो अभी भारतीय न्याय संहिता है 2023 या नागरिक सुरक्षा संहिता ये 2023 है, और साक्ष्य संहिता ये जो है कब आपको पास हुआ। ठीक है, तो राज्यसभा में देखेंगे तो 21 दिसंबर को, और लोकसभा में पहले ये लोकसभा में 20 दिसंबर को जो है पास हुआ। इसके बाद जो है ये राज्यसभा में 21 दिसंबर को, और लास्ट में देखेंगे तो 25 दिसंबर को राष्ट्रपति जो है इस पे साइन करके इसको जो है मंजूरी दे दी। कोई भी विधेयक है उसको जो है कोई भी, मान लीजिए, तथ्य आता है अगर, तो सबसे पहले नहीं तो लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में जाता है, और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी से वो विधेयक बन जाता है। ये जो कानून आया, आपको ये ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर को लोकसभा में, 21 को आपको राज्यसभा में, और 25 को जो है आपको राष्ट्रपति के साइन के साथ बन गया। अब देखिए, तीनों विधेयक जो है भारतीय दंड दंड संहिता जो है 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। देखिए, ये प्रश्न आपसे अब पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, पहला क्या है आपका, भारतीय दंड संहिता 1860। अब दंड संहिता 1860 का जगह कौन लेगा, भारतीय जो है यहाँ पे देखिए तो न्याय संहिता जो है 2023। ठीक है, वैसे ही देखेंगे तो एक और है आपको 1898 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फिर 1872 के स्थान पे ये सब चीज लाया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी नीचे में आपको डिटेल में ये खबर मिल जाएगा। ये तीनों कानून के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। ये जो कानून था पहले वाला, जो पहले से चलते आ रहा था, जैसे आपका 1807 का जो है दंड प्रक्रिया था, या 1898 का साक्ष्य अधिनियम था, या 1872 का जो अधिनियम था, इसके जगह पे आखिर क्या चेंजेस किया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जो पहले नहीं था। तो देखिए, बदलाव क्या क्या हुआ है जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले, नाबालिगों से रेस के जो रेप के दोषी लोग होंगे नाबालिग से, उनको उम्र कैद या फांसी होगी। ये नया चेंज हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है,
नाबालिगों से अगर रेप का बात आता है तो ऐसे में उम्र कैद या फांसी दिया जाएगा। देखिए पहले रेप का धारा कितना था, 375 और 376 था। अब क्या हो गया, ये 63 और 69 हो गया। तो ये भी याद रखेंगे, ये प्रश्न बना के आपसे पूछा जा सकता है। देखिए रेप का धारा पहले 375 376 था, अब 375 63 बन गया और ये 69 बन गया। ठीक है। अब देखिए हत्या के लिए जो पहले धारा यूज किया जाता था, बहुत सारा मूवी वगैरह में देखे हैं कि 302 के तहत जो है इनको सजा सुनाया जा रहा है। तो ये 302 अब क्या हो गया है, 101 हो गया है। तो आपको याद रखना है 302 क्या हो गया, 101 हो गया। गैंग रेप के दोषी को जो है 20 साल तक सजा या जिंदा रहने के जेल की जो है सजा होगी। तो गैंग रेप का अगर दोषी है तो 20 साल तक की सजा होगा या जिंदा रहने तक जेल की सजा भी हो सकता है। मॉब लिंचिंग अगर करते हैं तो फांसी की सजा मिलेगी। इसके लिए भी कोई कानून पहले नहीं था, ये कानून नया बन गया कि मॉब लिंचिंग आप करते हैं तो फांसी की सजा आपको दी जाएगी। ठीक है, ये सब बात याद रखेंगे। वाहनों से किसी घायल होने पे ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसका सजा कम कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट का अगर मामला है, अगर मान लीजिए आपके वाहन से या कोई भी ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करता है, वैसे में उसको जो है पीड़ित को अगर वो पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसका सजा थोड़ा कम किया जाएगा। ठीक है, एक मामला तो ये हो गया। अगला बात, हिट एंड रन अगर केस है तो 10 साल की सजा मिलेगी। अब ये सब कोई भी प्रश्न यहाँ पे बनाया जा सकता है, इसलिए मैगजीन को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देख रहे हैं। हिट एंड जो है रन का मामला होगा तो कितना सजा, 10 साल का सजा होगा। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। अगर सिर पे लाठी मारने वाले भी अब जो है सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब जो है विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। ये भी बात ध्यान रखेंगे थोड़ा। ट्रायल का अगर मामला देखा जाए तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले ये जरूरी नहीं था। ठीक है, अब जो है ये जरूरी हो गया है कि कोई व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस का एक कर्तव्य बनेगा कि वो जो है उसके परिवार को जानकारी देगा। और कोई भी केस है तो उसमें 90 दिन, देखिए किसी भी केस में 90 दिन में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को भी देगा कि आखिर 90 दिन से हम क्या किए। अगर आरोपी जो है 90 दिन के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, गंभीर मामले में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है, ये भी है। अब ट्रायल कोर्ट के फैसला अधिकतम 3 साल तक ही देना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रायल कोर्ट अब देखते हैं यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलते रहता है, तो ऐसे में है कि कोई भी ट्रायल कोर्ट में फैसला अधिकतम आपको 3 साल तक दे देना होगा। ठीक है, मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को जो है 43 दिन में फैसला देना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैसले के 7 दिन के भीतर ही सजा सुनानी होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। कोई भी मान लीजिए मामला होता है, मुकदमा अगर कोई भी होता है तो जज को 43 दिन में फैसला दे देना होगा। अब फैसले के 7 दिन के भीतर आपको सजा भी सुना देना होगा। ठीक है, ये सब बातें हैं। दया की याचिका दोषी की दायर कर सकता है। अभी तक एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिका जो भी है दाखिल कर सकता था, तो देखिए दया की याचिका दोषी ही अब दायर कर सकता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। पहले क्या था कि एनजीओ या कोई संस्थान भी ये कर सकता था। 3 बिलों में संशोधन के बाद अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे, यहाँ पूछा जा सकता है। 3 बिलों में संशोधन के बाद 1860 में बने जो इंडियन पिनल कोड है इसका जगह कौन ले लिया, तो भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसको याद रखेंगे, 1860 का जो है इंडियन पिनल कोड का जगह कौन ले लेगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। पहला क्वेश्चन बन गया आपका एक। दूसरा क्वेश्चन, 1898 में बना जो सीआरपीसी जगह है इसका कौन ले रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो 1898 का जो सीआरपीसी का जगह है उसका कौन ले रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और 1892 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह कौन ले रहा है, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, 1872 में बने जो इंडियन एविडेंस कोड है उसका जगह कौन ले लेगा, भारतीय साक्ष्य जो है संहिता। ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर रिपीट भी कर दूंगा। नए संशोधन के बाद कई धाराएं जो है और प्रावधान बदले गए हैं। जैसे आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब जो है 358 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको भी मोटा मोटा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो 511 पहले था आईपीसी में, अब कितना बचा है, 358। 175 धाराएं बदलेंगी, 20 जो है नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं को खत्म ही कर दिया गया है। ठीक है, ये संशोधन हुआ। इस तरह से सीआरपीसी में 5 से 31 धाराएं ही बचेगी। तब ओवरऑल देखेंगे तो देखिए 511 धारा थी। ठीक है, 398 बचेगी, 100 जो है 75 धारा को बदला जाएगा, 20 नया जोड़ा जाएगा, 20 खत्म किया जाएगा। तो ओवरऑल ये मामला है कि आपको सीआरपीसी में देखेंगे, आईपीसी में मामला हम लोग देख लिए 511,
सीआरपीसी में क्या देख रहे हैं हम लोग, 531 धारा ही बचेगी, 177 धाराएं बदलेंगी, 9 जुड़ेंगी। अब ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछने का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध भी जोड़े गए हैं, ठीक है, तो 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी, 24 धाराएं बदलेंगी और 2 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, 6 निरस्त की जाएंगी, ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पे सजा का प्रावधान किया गया, अभी हम लोग देखें, ये इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया, हिट एंड रन का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, तो उसमें आपको सजा मिलेगा। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल किया गया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट में जो है क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है, 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है, 88 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है, इंपॉर्टेंट 83 है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब मैगजीन देखिए, तो मैगजीन तो सारा बात छापेगा ही, ठीक है, तो अपना काम क्या है कि अब देखिए अपने को जो है सारा जो है ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार कानून निर्माण से पूर्व जहां से सुझाव लिए गए उनका विवरण इस प्रकार है, ठीक है। सितंबर, ये सुझाव लिया गया था उसका डिटेल दिया गया है, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सितंबर 2019 से 3 कानूनों पर काम शुरू हुआ था 2019 में, ठीक है, और इसके बाद ये चेंजेस किया गया है। तो आपको मोटा मोटा जो है अभी जो हम लोग फैक्ट पढ़े, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, 3 नया अपराध कानून संसद में पारित हुआ है, और जो अभी हम लोग देखें, ठीक है, और ये 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 को राज्यसभा में, भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, 25 को ये जो है आपको अधिनियम बन गया, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो है नाबालिग से रेप को उम्र कैद या फांसी होगी, और 375 76 जो है अब ये 63 69 में बदल गया है। हत्या का धारा जो 302 था वो चेंज होकर क्या हो गया, 101 हो गया। अब जो मैं आपको बातें रिपीट कर रहा हूँ यही आपको ध्यान रखना है। गैंग ग्रुप के दोषी मामले में 20 साल तक सजा की जाएगी या जिंदा रहने तक जेल भी हो सकती है। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा दी जाएगी, ये नया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट का मामला है, अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो उसका सजा थोड़ा कम होगा यदि वो उस व्यक्ति को जो है पुलिस स्टेशन या अस्पताल लेके जाता है। हिट एंड रन वाला मामला याद रखना है कि 10 साल का इसमें आपको सजा मिलेगा, ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंभीर कोई मामला आता है, ठीक है, तो गंभीर मामले में आधी सजा काटने के बाद रिहाई उसमें मिल सकती है, ये भी थोड़ा सा रियायत दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि ट्रायल कोर्ट में फैसला अधिकतम, ये मैक्सिमम है, 3 साल तक देना होगा, 3 साल से पहले आपको दे देना होगा, मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी महत्वपूर्ण था कि मुकदमा समाप्त होने के बाद जज जो है 43 दिनों में फैसला देना होगा, और फैसले के 7 दिन के अंदर सजा भी सुना देना होगा। अब जो पहले होता था कि दया की याचिका जो है दोषी ही दायर जो है अब करेगा, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, और ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि 1860 में बने इंडियन पिनल कोड का जगह कौन ले लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, और 1898 में बने सीआरपीसी का जगह कौन ले लिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप चाहे तो अलग से इसको नोट भी करके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि पहले कितना था अभी कितना हो गया, ये पूछने का चांसेस बहुत ही कम है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई थी कि उसमें काम कब कब शुरू हुआ था, कैसे कैसे जो है प्रोसेस हुआ था, तो उतना खास ये नहीं है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023, ठीक है। अब मेरा देखिए तात्पर्य ये है कि सारा यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ने का, कि आपको ये मैगजीन दोबारा नहीं पढ़ने पड़े। अब देखिए बहुत सारा होता है कि हम तथ्य 2-3 पढ़ के और छोड़ दे, ठीक है, और एक आध वही तथ्य आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, फिर ये जो है तथ्य पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे मेरा टारगेट है कि अच्छे से करें, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन मैगजीन को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक में क्या हुआ है देखते हैं। देखिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पारित किया गया है। देखते हैं इसमें आखिर जो है, अब देखिए जो पारित हुआ है इसमें जनरली किसको लेकर बात किया गया था, नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल को लेकर, ठीक है। मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति कैसे होगी, सेवा शर्त और कार्यकाल, तो देखिए लोकसभा में जो है विधेयक को 21 दिसंबर को, ठीक है, और राज्यसभा में इसको 12 दिसंबर को। इसका मतलब पहले जो है राज्यसभा में ये विधेयक चला गया था, ठीक है, फिर ये जो है बात आपको 21 दिसंबर को लोकसभा में, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अब अस्तित्व में आ गया है। बात किसकी हो रही है, चर्चा हो रही है निर्वाचन आयोग की,
निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। तो जो पहले निर्वाचन आयोग के लिए जो अधिनियम बना था 1991, उसी का स्थान लेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयोग का जो पहले अधिनियम 1991 था, उसी का स्थान कौन ले लेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त वाला विधेयक 2023, ये उसका स्थान ले लेगा। डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विधेयक में देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने के जुड़े प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। उनकी नियुक्ति कैसी होगी? ठीक है। विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति और सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भी है या निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कैसे होगा, उनके चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मुख्य जो निर्वाचन आयोग के चयन समिति में कौन कौन होंगे। ठीक है, बाकी जो है चयन समिति की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति उसका चयन करेंगे। तो देखिए चयन समिति में होगा कौन कौन, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एक तो आपको प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता और सबसे बड़े दल के जो है इसमें नेता भी शामिल होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, मुख्य जो है निर्वाचन आयोग के जो है चयन समिति में कौन कौन होगा, तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई एक मंत्री होगा, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े जो है दल के नेता के शामिल होंगे इसमें। पहले इस कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव के पास थी। ठीक है, ये विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन के अनुरूप लाया गया है। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे इसमें। ठीक है, पहली बात तो याद रखेंगे कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति या सेवा शर्त या कार्यकाल को लेकर जो विधेयक आया है, ये किसका स्थान लेगा? तो 1991 का जो विधेयक निर्वाचन आयोग का 1991 था, उसी का स्थान लेगा। ठीक है, ये जो है आपको 12 दिसंबर को राज्यसभा से और 21 दिसंबर को लोकसभा से फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये जो है कानून बन गया। ठीक है, चलिए चयन समिति में कौन कौन होगा ध्यान रखेंगे एक बार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या अगर नहीं है कोई तब सबसे बड़े दल के नेता इसमें शामिल किए जाएंगे। अगला देखते हैं इंफॉर्मेशन, प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाएं का पंजीकरण विधेयक 2023। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, संसद के दोनों सदनों में प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। देखिए ये लोकसभा में 21 दिसंबर को, ठीक है, और मंजूरी दी गई। राज्यसभा में इसको 3 अगस्त को ही दे दिया गया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। तो पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में इसको जो है, तो डेट भी थोड़ा एक नज़र में ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछने का चांस तो कम है। ठीक है, बहुत ही कम है, फिर भी कहीं पूछा जाए। 3 अगस्त को जो है राज्यसभा में और 21 दिसंबर को लोकसभा में। अब ये विधेयक जो है प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 किसका स्थान ले रहा है? प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का। तो एक बात तो याद रखना है, चाहे तो आप जितना हाईलाइट मैं कर रहा हूँ इसको चाहे तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। अगला देखिए, प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य आखिर है क्या? तो प्रेस पत्र पत्रिकाएं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों का प्रावधान ये करना। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या बातें होंगी। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं को टाइटल की जांच और पंजीकरण के ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने का इसमें उपाय किया गया है। ठीक है, इसमें जो है विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोई विदेशी पत्र पत्रिकाओं का अगर संस्करण भारत में आपको प्रकाशित करना है तो केंद्र सरकार को पूर्व अनुमति आपको लेना होगा। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने या इस तरह की घोषणा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी बात थोड़ा सा ठीक ठाक है, ध्यान रखेंगे। ये ज़्यादा खासा इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, जो बात आपको याद रखना है कि 1867 का जो आपको प्रेस पुस्तक पंजीकरण अधिनियम था उसी का स्थान लेगा ये प्रेस पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन हुआ है 2023 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जीएसटी की बात जो है तो इसमें जो है दूसरा संशोधन देखने को मिला है। देखते हैं क्या है। देखिए संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023
को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, राज्यसभा में इसको जो है 20 दिसंबर को और लोकसभा में इसको 19 जो है दिसंबर को पारित किया गया। ठीक है, तो इसमें लोकसभा में पहले यहाँ पे 19 दिसंबर को और फिर राज्यसभा में ये आपको द्वितीय संशोधन किसमें, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर में जो है ये विधेयक जो है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। क्या संशोधन करता है देखते हैं। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल गया है। इसमें अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। ये पहला महत्वपूर्ण चेंज है आपका। और सदस्यों का आयु 65 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 67 कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसमें अध्यक्ष का जो है उम्र सीमा क्या कर दिया गया, 67 से बढ़ाकर 70 और सदस्यों का 65 से बढ़ाकर 67 कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको जो है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 का ये स्थान लेगा। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है 50 वर्ष रखी गई है, तो इसको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। न्यायिक सदस्यों के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए, ये बातें इसमें रखी गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जो है फॉर्मेट कैसे बनाया जा सकता है, मान लीजिए इस टॉपिक से। तो जैसे आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताएं। ठीक है, एक लाइन लिख दिया उसमें कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर में अभी द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 लाया गया। ठीक है, दूसरा में अगर चाहे तो ये भी स्टेटमेंट लिख सकता है कि राज्यसभा में इसको 20 दिसंबर को और लोकसभा में 19 दिसंबर को इसको पारित किया गया। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट चाहे तो ये भी दे सकता है आपका कि इसमें जो है अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष का आयु जो है 67 से बढ़ाकर जो है 70 कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेटमेंट बताएगा कौन सा, ये बताइए केवल एक, केवल दो, एक दो तीन, तीनों या दो तीन, ऐसे करके जो है आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये विधेयक लाया गया है। ठीक है, देखिए मद्रास उच्च न्यायालय जो है जो केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 था उसमें 2 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया है और उसके बाद ये लाया गया है। 2019 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। अधिकरण के सदस्यों के नियम और सेवा शर्तों का जो है मानकीकरण कार्य जारी है और इसी के अनुरूप ये विधेयक जो है पेश भी किया गया है। सरकार जो है 15 सितंबर 2023 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का 31 पीठों का अधिसूचित इसको किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपको इन्फॉर्मेशन, ओमान के जो है सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा हुई है। उतना तो खास नहीं है, फिर भी नाम याद रखेंगे बस कि ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। कोई एग्जाम में आजकल ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो ओमान के है सुल्तान हैथम बिन तारिक और ये भारत यात्रा पे, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे बस। 16 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, विशेष रूप से हरित जो है ऊर्जा, पर्यटन सहित 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर जो है सहमति जो है इस पे बात बनी है। ठीक है, तो ओमान के सुल्तान जो है हैथम बिन तारिक जो है भारत यात्रा पे आए। ठीक है, चलिए इस अवसर पे जो है पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा में आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ओमान की परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता जो है किया गया है। तो ये सब जो है उतना बात खास है नहीं, यहाँ से प्रश्न बनाने का थोड़ा चांस कम लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो क्या बातें हुई, तो वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद का वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी आदान प्रदान करने के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच ये सब काम हुआ है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का बात हो गया, अपराध और आतंकवाद का वित्त पोषण का बात हुआ, तो वैसे में जो है जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भी जो है हस्ताक्षर हुआ है। तो बस मोटा मोटा एस्पेक्ट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि ओमान के सुल्तान जो है हैथम बिन तारिक भारत यात्रा पर भी 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 के बीच आए थे। ठीक है, कभी कभी ये डेट भी पूछ देता है, तो डेट थोड़ा ध्यान में रखेंगे। भारत और ओमान के आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाला व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार के संबंध में भी समझौता किया गया है।
तो जब दो देश बात करते हैं तो ये सब बातें जो है, बहुत सारी बातें उसमें होती है। व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में करीब 12.5 अरब डॉलर था, जो पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है। तो ये डाटा आपको है कि अगर व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो दोनों देशों के बीच, भारत ओमान के बीच जो है, देखेंगे तो 2022-23 में क्या डाटा है आपको, लगभग जो है 12.5 अरब डॉलर का था। अब ये जो है काफी बढ़ा है, पहले से कुछ वर्षों में दोगुना तक हो गया है। यही सब बातें हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है, अब देखिए इस प्रश्न से भी अगर कोई चाहे एग्जामिनर तो स्टेटमेंट जो है बना के और आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट उसमें जो है आपको बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। भारत ओमान ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए संयुक्त निवेश कोष को तीसरी किस्त की घोषणा भी की है। दोनों देशों के कारोबारी और पूंजी सहयोग के मिलकर ये पत्थर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर का एग्जाम में तो जैसे फैक्चुअल ही करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आपको दो दो तीन तीन लाइन का भी करंट अफेयर पूछ दिया जाए, तो ऐसे में ये सब तथ्य रेडी रखेंगे तो सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक, इनके बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर का वार्ता पे भी सहमति जो है बनी है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2500 करोड़ रुपए की जारी जो है किया गया है, ठीक है। इसमें देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक और ओमान का निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% संयुक्त उद्यम में स्थापित इसमें किया जाएगा, तो ये सब बातें याद रखेंगे। इसके अलावा एक और तथ्य था इसमें, भारत ओमान के बीच जो है यूपीआई के प्रयोग पर विचार जो है किया जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा दोनों देशों के बीच रुपये में कारोबार की संभावना है, बाकी ये जो है अभी संभावना है, ये बात याद रखेंगे। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं, भारत की पहली 6 लेन स्टील फ्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत में ये पहली बार है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, 6 लेन बन रहा है स्टील फ्लैग आधारित। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की ये पहली है, 6 लेन है, स्टील फ्लैग जो है आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है। स्टील उत्पादन के दौरान आप देखेंगे तो स्टील फ्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न हो जाता है, और प्रति टन स्टील उत्पादन में लगभग देखें तो 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग जो है बनता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करके और अगर सड़क हम लोग बना ले तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो ऐसे में प्रयास जो है बहुत बेहतर है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग का उपयोग करने के लिए डिजाइन दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पे एक अनुसंधान और विकास परियोजना को वित्त पोषित भी किया है। इस अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह से जो है जोड़ा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग को हजीरा से जोड़ने की बात की गई है। अब भारत में 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया था, ठीक है। तो भारत की पहली 6 लेन जो है स्टील स्लैग जो है सड़क का निर्माण जो है NH6 को हजीरा से जोड़ने के बाद, वैसे एक बार जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, और ये कब हुआ है, मई 2022 में, ठीक है, सूरत से हजीरा में जो है किया गया था। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इसी में देखेंगे तो कुछ और बातें हैं, जैसे बिटुमिनस फुटपाथ की सभी परतों को प्राकृतिक घटक के विकल्प के रूप में प्रस्तुत स्टील स्लैग का उपयोग इसमें किया जाएगा। तो जो भी आपको अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसका प्रयोग करके बनाया जाएगा। देश में विभिन्न जो है स्टील प्लांटों द्वारा लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का वार्षिक उत्पादन होता है, वैसे में इसका इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब देश में देखिए 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद नई सरकारें बनी, तो यहाँ से भी प्रश्न बनाने का चांसेज है, ठीक है। देखिए 5 राज्यों में एक आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, ठीक है। 13 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में मतदान वगैरह हुआ, और 3 दिसंबर को जो है जारी किया गया परिणाम इसका। ये तो उतना खासा बात है नहीं, ये नहीं पूछता है कि परिणाम कब जारी किया गया, लेकिन चुनाव का परिणाम कहाँ कैसा रहा। तो देखिए तेलंगाना का अगर बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहा। वहीं पे अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपको भाजपा जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता है वहाँ पे। मिजोरम में देखिए तो वहाँ पे आंदोलन की उपजी पार्टी है जिसका नाम है जेडीपीएम को बहुमत वहाँ पे मिला है। तो बाकी एक एक करके हम लोग डिटेल में सबको देखते हैं। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 199 सीट में 155 सीट मिला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो अब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी को कितना सीट मिला है, 115, ठीक है। कांग्रेस को कितना मिला, 69, और आदिवासी पार्टी को, भारत आदिवासी पार्टी को जो है 3 सीट पे जीत मिला है। तो देखिए
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल कितना 199 सीट, और 199 में 115 सीट बीजेपी को, ठीक है। 69 सीट जो है कांग्रेस को। अब देखिए बहुजन समाज पार्टी को भी राजस्थान में यहाँ पे 2 सीट मिला है, ठीक है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी जो है आपको उत्तर प्रदेश में भी काम करती है, और वैसे में जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। और एक एक सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती है, शेष जो है अन्य के खाते में गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा खास है। देखिए तो 115 सीट हम लोग देखे बीजेपी, ठीक है, 115, 69 जो कांग्रेस, और 2 सीट याद रखेंगे आप लोग बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश की, तो सत्तारूढ़ जो है भाजपा 230 विधानसभा सीटों में 163 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है इसमें, ठीक है। अच्छा, वहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, वहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये सब जो है चीजें पूछी जा सकती है, तो ऑलरेडी हमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर भी चलिए इसके ऊपर एक बार और बात कर लेते हैं। अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो है भाजपा ही जीतता है, और 230 में 163 सीट मिलता है इसको, ठीक है। टोटल 230 सीट है, और उसमें 163 सीट इसमें आपको मिलता है। अब देखिए ऐसे में जो चर्चा में रहता है उसमें पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक तरफ आपको दे दिया राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, और एक यहाँ पे आपको तेलंगाना दे दिया, और यहाँ पे दे देगा सीटों का संख्या, ठीक है, आपको विधानसभा में सीटों का संख्या इसको मैच कीजिए, मिलाइए, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो जो भी चर्चा में रहता है उसको थोड़ा डाटा को ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितना 230 है टोटल, बीजेपी को कितना मिला है 163 सीट, वहीं पर कांग्रेस को यहाँ पे 66 सीट आपको हासिल हुआ है, एक सीट जो है अन्य के खाते में यहाँ पे गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है आप बथुनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो बथुनी विधानसभा बुथनी पिछले 2 दशक में मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा जीत था, कि आपको देखे तो 200 जो है 30 में 163 सीट जीता है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे 90 विधानसभा टोटल सीट है, तो ये तो पहला बात याद रहना चाहिए आपको, 90 याद भी होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी पूर्ण बहुमत मिली है, और 54 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पे कितना मिला आपको 35 सीट मिला है, एक सीट जो है अन्य के खाते में यहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो है डेटा हो गया। इसके अलावा बात करते हैं तेलंगाना का। तक तेलंगाना में देखिए कितना टोटल है, तो 119 विधानसभा सीट है तेलंगाना में। तेलंगाना में आपका 119 विधानसभा सीट है। कांग्रेस को जो है इसमें कितना मिला है 64, ठीक है। BRS को 39, और बीजेपी को यहाँ पे 8 सीट, ठीक है। तो याद रखेंगे तेलंगाना में जो है सबसे ज्यादा किसको मिला है, देखिए टोटल 119 सीट है आपका, इसमें कांग्रेस को कितना मिला है 64 सीट मिला है, ठीक है। उसके बाद BRS को जो है 39 सीट मिला है, और भाजपा को यहाँ पे 8 सीट मिला है। वहीं बात करें मिजोरम का, तो मिजोरम में पूर्व जो है IPS अधिकारी लाल दुहमा की पार्टी जो है कौन है, JDPM, यानी जोरम पीपुल्स मूवमेंट, विधानसभा में 40 सीटों में 27 सीट पे सीट दर्ज की है, और सरकार बनाने में सफल रही है, ठीक है। वहीं मिजो जो है नेशनल फ्रंट की बात करें, मिजो फ्रंट की, तो 10 सीट, और बीजेपी को 2 सीट, और कांग्रेस को 1 सीट वहां पे मिली है। तो देखिए याद रखना है आपको, मिजोरम में कौन पार्टी है आपका, JDPM पार्टी, उसको टोटल कितना 40 में जो है इसको 27 सीट मिला है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन बनाने का खूब सारा स्कोप है एग्जामिनर के पास यहाँ पे। अब कौन एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, मिजोरम से पूछा जाए या आपको मध्य प्रदेश से पूछा जाए, सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको लेक्चर को एक बार और रिपीट कर लेंगे, आपका जो है ये पूरा तथ्य आपके दिमाग में जो है केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। तो बीजेपी को यहाँ पे 2 सीट मिली है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए मुख्यमंत्री की बात करें तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, रेवंत रेड्डी बन गए हैं, नाम आप सभी को पता ही होगा। तो कांग्रेस को जब बहुमत मिला है तो तेलंगाना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे रेवंत रेड्डी, और इन्हीं को मुख्यमंत्री के पद का शपथ दिलाया गया है। वहीं देखें तेलंगाना के राज्यपाल कौन है अभी, तो T. सौंदरराजन, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जहां आप मुख्यमंत्री ध्यान रखें, राज्यपाल भी आपको ध्यान रखना होगा। वही हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को जो है 10 मंत्रियों के साथ जो गोपनीयता का शपथ दिलाया है। उप मुख्यमंत्री का भी नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, भट्टी जो है विक्रमार्क, भट्टी विक्रमार्क जो है वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये आपको रेवंत रेड्डी। वहाँ के राज्यपाल कौन है, T. सौंदरराजन। तीनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे, साथ साथ सीटों की संख्या भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चूंकि तेलंगाना आपको नया राज्य भी बना आपको पता है, तो ऐसे में दूसरे हैं, ठीक है। इन्होंने राज्य के जो है कोडांगल सीट से चुनाव जीता था। तो ये कहाँ से जीते थे, रेवंत रेड्डी
तो ये आपको कोडांगल सीट से। 2021 में राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। 2019 में कांग्रेस के टिकट पे जो है मलकागिरी से सांसद भी चुने गए थे। तो इनका थोड़ा हिस्ट्री है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे डाल के पूछ सकता है, आपसे दे सकता है पहला स्टेटमेंट कि जो है रेवंत रेड्डी के बारे में, चाहे पूछ दे हाँ रेवंत रेड्डी के बारे में ही बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कि 2019 में कांग्रेस के टिकट पे जो है मलकागिरी से संसद चुनाव जीते थे। दूसरा स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, ये अभी जो है हाल फिलहाल कोंडागल सीट से जो चुनाव जीते हैं, बताइए कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आप ऐसे में जो है इस देखिए एक एक जो पर्सन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वैसे में मेरा टारगेट है कि अब इसको इस तरीके से देखा जाए कि कहीं से कोई प्रश्न बनाया जाए तो आप बनाने के हालात में हो। चलिए अगले देखिए, बात अगर मध्य प्रदेश की करते हैं तो वहाँ पे मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नए बने हैं। पहले पता ही है शिवराज सिंह चौहान थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है पूर्ण बहुमत के साथ मोहन जो है यादव 13 दिसंबर को यहाँ पे 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। राज्यपाल वहाँ कौन है मध्य प्रदेश के, तो मंगू भाई पटेल, नाम याद रखना है कौन है, मंगू भाई पटेल। यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग शपथ लिए हैं, इनका भी नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मोहन यादव तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ये उप मुख्यमंत्री बना है। लो, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, ये विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए कृषि मंत्री थे, अब जो है ये क्या बन गए, विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। अभी जो है कृषि मंत्री कौन था ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, आप लोग चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं भारत का भी केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या बन गए, ये बन गए विधानसभा के अध्यक्ष। उप मुख्यमंत्री कौन, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, ठीक है। अगला देखें मोहन यादव। मोहन यादव जो है इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने थे 2013 में। 2018 और 2023 में विधानसभा से जीत दर्ज किए थे वो। पिछले बार शिवराज सिंह चौहान में क्या थे, तो उच्च जो है ये शिक्षा मंत्री रहे थे। इनके पास डिग्री की बात करें तो बीएससी है, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी सहित कई शैक्षिक डिग्री भी है इनके पास। ये इनके बाद थोड़ा सा जो है ये तथ्य ध्यान रखेंगे। पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण से विधायक बने थे, फिर 2018, फिर 2023 में विधानसभा में चुनाव जीते थे। शिवराज सिंह का जो सरकार था उसमें ये उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे थे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो भी नाम है इसका कोई किसी को उम्मीद नहीं था कि ये लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। तब बने हैं तो इनसे क्वेश्चन हो सकता है बना दिया जाए। बाकी जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हम ये सारा तथ्य जो है अभी पढ़ लेते हैं तो फिर हम हाईलाइट एक बार फिर से कर देंगे। विष्णुदेव साय के बारे में पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन, विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुमत किसको मिला है आपको, बीजेपी को, और विष्णुदेव साय को जो है आपका मुख्यमंत्री बनाया गया है। आदिवासी चेहरा है ये विष्णुदेव साय, और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया आपको छत्तीसगढ़ का। विष्णुदेव को राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को। राज्यपाल वहां के कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के जो है आपको राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण चंदन, ठीक है। ये इनको शपथ दिलाते हैं। विष्णु साय के साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक तो अरुण साव और एक विजय शर्मा। अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री का पद जो यहाँ पे दिया गया है। विष्णु साय बने हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, अरुण साव और विजय शर्मा यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य में जो है कुनकुरी विधानसभा के विधायक हैं विष्णुदेव, 4 बार सांसद भी रह चुके हैं 1999, 2004, 2009 और 2014। इंपॉर्टेंट है लाइन, ध्यान रखेंगे। राज्य के जो है कुरी विधानसभा से अभी विधायक है हाल फिलहाल, लेकिन इससे पहले देखेंगे तो 1999, 2004, 2009 और 2014 में ये विधायक भी रह चुके हैं। तपकरा से 2 बार विधायक भी रहे हैं 1990 से 98 तक। केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार 2006 और 2014 में प्रदेश अध्यक्ष भी कार्य कर चुके हैं। पहला विधानसभा 1909 में इनके द्वारा लड़ा गया था। 1999 में पहली बार लोकसभा चुनाव में भी ये जो है चुने गए थे। ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन हुआ। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनाने का चांसेज है। निम्नांकित में से कौन सा सही है बताइए। पहला, छत्तीसगढ़ के जो है आपको मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय बने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे दे कि ये 4 बार जो है संसद में भी जो है जीत के आए हैं, ठीक है। ऐसे करके स्टेटमेंट बना के तीसरा स्टेटमेंट और एक पूछ दे आपको कि पहली बार जो है ये आपको 1990 में जो है विधानसभा चुनाव लड़े थे, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे करके जो है अब इसमें बताइए कौन सा सही है, ऐसे करके प्रश्न बनाया जा सकता है।
चलिए, तो इस फॉर्मेट में थोड़ा आप मेंटली जो है प्रिपेयर रहेंगे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने इस्पात और खनन मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय का भी दायित्व इनको मिला था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह थे। और ये छत्तीसगढ़ के भी विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है विधानसभा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रमन सिंह बन गए हैं। देखिए, ये लेक्चर जो है आप कोई एग्जाम लिखने वाले हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाएगा यहाँ से। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नाम है इनका भजन लाल शर्मा। 15 दिसंबर 2023 की बात है। जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, नाम इनका भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान के जो है अभी राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। इन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिया गया, शपथ ग्रहण समारोह में। तो मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भजन लाल शर्मा। भाजपा नेता है भजन लाल शर्मा, राज्य के नए मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता का शपथ लिए हैं। अब देखिए, यहाँ भी दो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक तो दिया कुमारी को और एक प्रेमचंद्र बैरवा को। ठीक है, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा जो है आपको राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। भजन लाल शर्मा पहली बार सांगेनर विधानसभा क्षेत्र से जो है विधायक चुने गए थे। तो पहली बार ये देखिए कहाँ से? सांगेनर से। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल। विधायक बनने से पहले संगठन के महामंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। राज्य में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यरत अभी भजन लाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट है। इन्होंने ये डिग्री राजनीतिक विज्ञान में भी प्राप्त की है। ठीक है, तो ये इनको राजनीतिक विज्ञान में इनको डिग्री मिला है। ठीक है, तो भजन लाल शर्मा जो है पहली बार जो है कहाँ से? सांगनेर से जो है चुनाव ये जीते थे। लाल दुहोमा मिजोरम के जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं। नाम याद रखना है लाल दुहोमा का। ठीक है, लाल दुहोमा कहाँ के? मिजोरम के मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव इनको 40 में 27 सीट में मिला, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए। जयराम जो है पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा है। 8 दिसंबर 2023 को आइजोल के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू। तो अभी जो है राज्यपाल जो है हरि बाबू के द्वारा जो है राज्य के छठे जो है मुख्यमंत्री के पद पे इनको गोपनीयता का शपथ दिलाया गया। इसके अलावा देखेंगे तो बनलाल हलाना सी लालसा व्यूंगा कैबिनेट मंत्री के रूप में ये शपथ लिए हैं। जेडीएम के 2019 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था। देखिए 2019 में ये पार्टी बन रहा है। इसके नेता लाल दुहोमा ही थे। मिजोरम के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं मिजोरम के। 3 से प्रश्न जो है बनाया जा सकता है, बात ध्यान रखेंगे। 1972 से 1977 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी होने को लेकर जेडपीएम को चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने का लाल दुहोमा कई जो है बाधाओं को भी पार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक सफर शुरू किया। 1984 में मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट से सांसद बने। कालांतर में अपनी पृथक पार्टी जेपीएम का गठन कर लिए। ठीक है, और वो सत्ता शीर्ष पे पहुंचा दिए। ठीक है, तो याद रखेंगे जेपीएम पार्टी का गवर्नमेंट बना है कहाँ पे आपको? तो ये आपको मिजोरम में। ठीक है, चलिए, तो इतना बात आप याद रखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर लिए 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ और वहाँ पे जो है ये आप लोग ध्यान देंगे कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन बना है, राज्यपाल कौन है, उप मुख्यमंत्री का भी नाम, और जो मुख्यमंत्री बना है उनके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी, आखिर उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। ठीक है, और किस राज्य में कौन पार्टी जो है कितनी सीटें जीती हैं। ठीक है, टोटल सीट कितना है, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला मामला है आपका सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को अब बरकरार रखा गया है। ठीक है, तो जो आपको 370 को वहाँ पे लगाया गया है उसको निरस्त करने को लेके काफी लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इसको बरकरार रखा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसले में संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र फैसले को 2019 का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। तो 2019 से लगा है वहां पे आपको 370 को हटाया गया है। अब ये 370 को वहां पे बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, विशेष स्थिति को रद्द करने का केंद्र सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल ही अब एज इट इज रहेगा, उसमें जो है कोई चेंजेज नहीं आएगा। देखिए मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्हीं की अगुवाई में संविधान पीठ के द्वारा फैसले के प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों का रूपरेखा तैयार किया गया। और इसी में आपको बताया गया कि 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र के फैसलों को स्वीकार किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य का कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं था। अदालत ये क्लियरली स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक इसमें नहीं है
और अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। ये देखिए अस्थायी प्रावधान तो था नहीं, 370 भले कंटिन्यू आज तक चलता आया था, तो इसको अस्थायी प्रावधान ही माना गया है। ठीक है, न्यायालय ने जो है संवैधानिक आदेश 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 के संशोधन को संबोधित करते हुए कहा कि किए गए परिवर्तन 370 के दायरे से बाहर थे। हालांकि इस निष्कर्ष के समग्र निर्णय को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने के लिए अनावश्यक माना गया था। तो 370 वहां पे निष्क्रिय ही है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी रेखांकित किया गया कि भारत संघ में शामिल होने वाले जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा। संवैधानिक व्यवस्था ने संकेत दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है और 370 जो है अशमित संघवाद की विशेषता है, संप्रभुता का नहीं है। ठीक है, तो 370 जो है जो फैसला पहले लिया गया बिल्कुल बरकरार रखा जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए न्यायालय के द्वारा बोला गया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे निष्क्रिय घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद बनी रही। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, न्यायालय ने क्या यहाँ पे माना कि संविधान की सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। परामर्श और सहयोग सिद्धांत अनिवार्य नहीं था, राष्ट्रपति की कार्रवाई वैध मानी जाती थी। तो ये सब बातें था इसमें। ठीक है, कोर्ट ने जो है सॉलिसिटर जनरल के इस जो है आश्वासन पर विचार करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता पर फैसला देना जरूरी नहीं समझा। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को पुनर्गठन का बरकरार रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बटा आप सभी को पता ही है। चलिए, कोर्ट के द्वारा देखें तो चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी जोर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोर्ट ये भी बोल रहा है कि वहां पे जो है 30 सितंबर 2024 तक क्या किया जाए, विधानसभा के लिए चुनाव कराया जाए। ठीक है, डीवाई जो है चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ में शामिल अन्य जो है न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एस के कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखना है। चलिए अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। हुरून इंडिया जो है टॉप 100 अंडर 30 सूची जारी हुआ है 2023 के, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हुरून इंडिया टॉप जो है 100 13 दिसंबर 2023 की बात है। हुरून इंडिया टॉप 100 जो है 30 सूची को 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 उद्यमियों को स्थान दिया गया है जिसमें अपने क्षेत्रों को उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो हुरून जो है इंडिया टॉप 100 में देखा जाए 100 जो है अंडर 30 सूची में 30 वर्ष और उससे कम उम्र के जो 100 उद्यमी हैं इनको भी स्थान दिया गया। अभी देखते हैं हम। क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन जो है जेप्टो के संस्थापक नाम है केवल बोहरा 21 और आदित्य जो है पलीचा 22 के सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेप्टो के संस्थापक कौन है, केवल बोहरा और आदित्य जो है पलीचा, इनको शीर्ष स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर 24 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश है जिन्हें भूंज की स्थापना की है, जो एक शोध पहल है जो समूचे भारत में 2 मिलियन से अधिक छात्र से जुड़े हुए हैं। जेप्टो ने तेज व्यवहार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और कम समय में उत्पादों को विविधता प्रदान करने का उद्देश्य रखा है। जेप्टो ऐप के बारे में अगर बात किया जाए तो उपभोक्ता को व्यापक जो है आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसमें ऑनलाइन किराने का सामान और ताज़ा उपज से लेकर व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक इसमें शामिल है। इसी साल जेप्टो को जो है $200 मिलियन की फंडिंग में मिली है, जिससे इसका जो है मूल्यांकन $1.4 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, जो इसे 2023 के पहले भारत यूनिकॉर्न के रूप में भी चिन्हित करता है। ये सब बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा देखेंगे तो ये सम्मान उन युवा उद्यमी केवल बोहरा और आदित्य पलीचा जैसे ताकतवर प्रतिभागियों को साबित करता है जो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है,
इस सूची में देखेंगे तो 5वें स्थान पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है दिगंतारा के राहुल रावत 24 साल के हैं। कंटेंट जो है मार्केटिंग पेपर के अनिरुद्ध जो है सिंगला, ये भी है, इनको मिला है। ठीक है। 27 वर्षीय जो है देवांशी केजरीवाल, 30 वर्ष से कम उम्र की हुरून इंडिया 100 में सबसे कम उम्र की महिला है ये। ठीक है। नाम है इनका देवांशी केजरीवाल। अंडर जो है 30 में 5 जो है महिलाएं भी शामिल है। देवांशी जो है शिकल मैट्रिक्स नामक जो है एडटेक स्टार्टअप की सह संस्थापक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको लिस्ट में नाम दिया गया है, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए हुरून इंडिया जो 100 का है, अंडर 13 है ये सब लोग। ठीक है। और इसमें 10 उद्यमियों का नाम है। जैसे देखिए केवल बोहरा को एक स्थान दिया गया है, आयु मात्र 21 साल। कंपनी का नाम जेप्टो, स्थान जो है निवास हो गया आपका मुंबई। आदित्य जो है पलीचा 22 साल के हैं, ये जेप्टो और ये भी मुंबई के। तो ये 21 और 22 साल के लोग हैं। ठीक है, केवल बोहरा और आदित्य पलीचा। इसके बाद नीलकंठ भानु प्रकाश 24 साल के एज में, देखिए भुंज एडटेक इनके कंपनी का नाम है। अमीर जो है पेट के निवासी हैं। राहुल रावत जो है ये दिगंतारा, ठीक है, फगवाड़ा के निवासी है। दिगतारा जो है इनके कंपनी का नाम हो गया। इनको चौथा रैंक मिला। 5वां रैंक जो है अनिरुद्ध सिंगला को। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग नई दिल्ली। तो ये सब जो है थोड़ा सा आप लोग एक ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इसमें ध्यान देंगे तो जयेश जो है गढ़वार हो गए। ठीक है। सास स्क्रूट के। अनिरुद्ध जो है ये दिगंतारा के। अनिरुद्ध जो है शर्मा। शाश्वत जो है नकरानी भारत पे के। तनवीर जो है अहमद आपको दिगंतारा के। और ऋषभ शेखर जो है करंट मार्केटिंग के। तो ये जो है किस कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, ये भी थोड़ा सा कंपनी और ये लोग का नाम एक नज़र में थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला जो है अखौरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। अगरतला अखौरा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। 1 नवंबर 2023 की बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक नया रेल लिंक क्या किया, उसका उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये किया गया। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए अगरतला त्रिपुरा से लेकर अखौरा बांग्लादेश के बीच। ठीक है। तो अगरतला त्रिपुरा भारत में हो गया और अखौरा बांग्लादेश में। इसी के बीच रेल लिंक जो है पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जो है ये जोड़ने का पहला रेल लिंक था। इसमें देखेंगे तो त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने के समय 10 घंटा की इसमें बचत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस परियोजना की बात करेंगे तो इसमें आर्थिक सहायता जो है 12 आर्थिक सहायता शुरू किया गया भारत सरकार के 12.24 किलोमीटर की इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है। ठीक है। तो ये भी डाटा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है। पहला बात तो याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, अगरतला त्रिपुरा से लेके अखौरा बांग्लादेश तक। लंबाई इसका कितना है, ठीक है, तो टोटल लंबाई इसका देखिए तो 12.24 किलोमीटर याद रखेंगे। इसमें देखेंगे तो बांग्लादेश में ये कितना है आपको, तो 6.78 और भारत में 5.46 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। टोटल लेंथ जरूर याद रखेंगे लोग 12.24। पश्चिमी त्रिपुरा में जो है निश्चितपुर इस मार्ग पे इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। दो अन्य परियोजना का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। एक तो 65 किलोमीटर लंबी बनेगा खुलना जो है मोंगला पोर्ट रेल लाइन। बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2 भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे 13 से 20 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट का स्थापना भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मिलकर भारत की मदद से इसमें जो है किया गया। तो इस परियोजना के अलावा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि खुलना जो है मोगला पोर्ट रेल लाइन और एक और, ठीक है, वो 65 किलोमीटर का बनेगा खुलना मोगला रेल लाइन। और बांग्लादेश में एक है रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट, उसका यूनिट 2। ठीक है। मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2 ये 1320 मेगावाट का होगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला है भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया है। ठीक है। मालदीव भारत विवाद चल रहा है, वैसे में भारत जो है मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया। तो ये भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा याद रखेंगे। भारत मानवीय कार्यों पे काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए मालदीव में नई सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं अभी कौन, मोहम्मद मौजू। दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र से मुलाकात करने के 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 से बात इनके द्वारा कहा गया था। और भारत ने मालदीव के 2010, 2013 में
2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान उपहार में भी दिया था। इन विमानों का प्रयोग राहत और बचाव कार्यों में, चिकित्सा जो है और आपात स्थिति में किया भी गया। खैर भारत जो है काफी मदद किया, लेकिन अभी जो है इन लोग का बर्ताव जो है ठीक ठाक नहीं है भारत को प्रति, जो है मोहम्मद जो है मोइजी को। और ऐसे में देखिए तो देखिए 2021 की बात है, मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा था कि इन हेलीकॉप्टरों और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के जो लामू और अहू द्वीप पे तैनात है। ठीक है, कब से हैं? 2013 से तैनात है। कहाँ पे? लामू और अहू द्वीप से। अब यहाँ से जो है इनको हटाने की बात की जा रही है। वर्तमान में जो है डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HL हेलीकॉप्टर के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात है। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति है कौन? मोहम्मद मोइजू, जो 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के स्थान पर नए राष्ट्रपति बने हैं। पहले तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से जो है काफी अच्छा जो है संबंध था, जो शुरू में ही चीन के पक्षधर थे। कौन थे? मोहम्मद मोइजू। भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने भी जाते थे। वैसे में जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काम भी वैसे कर रहे हैं। 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण के बाद 24 घंटे के भीतर ही मालदीव में तैनात भारतीय सैन्यकर्मी को वापस बुलाने के लिए औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से भी किए थे। उन्होंने कहा था कि मालदीव की जनता यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जो है जनादेश दिया है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे। अब बाकी एक बात और, ये जैसे मालदीव है तो मालदीव के जो है आसपास ऐसे मालदीव तो द्वीप ही है। ठीक है, आप सभी को पता है। तो मालदीव का अभी जो है मंत्रालय थोड़ा सा, और ये राष्ट्रपति तो आप लोग देख ही लिए। मालदीव और भारत का जो ये जो भी टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ था, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। लामू और अहू द्वीप के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 2013 से यहाँ पे सैनिक था। तो जो भी तथ्य जो है एक मैप का भी तथ्य याद रहना चाहिए। ऐसे तो मालदीव जो है आपका द्वीप है, लेकिन उसके जो है चौहद्दी में भी थोड़ा आपको जाना चाहिए कि उसके चारों तरफ है क्या, वो भी थोड़ा आप लोग एक नज़र में उसको देख लेंगे। अगला इन्फॉर्मेशन है भूटान। भूटान के जो है नरेश, ये भारत की यात्रा पे आए हैं। देखिए भूटान नरेश नाम क्या है इनका? जिग्मे खेसर जो है नामग्याल वांगचुक। तो भूटान के नरेश कौन है भी? जिग्मे खेसर जो है नामग्याल वांगचुक। ये अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत में आधिकारिक रूप से 3 से 10 नवंबर 2023 को जो है इनका यात्रा संपन्न हुआ। नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवंबर में हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी जो है महत्व की जो है क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा भी की गई। तो इम्पोर्टेंट उतना है नहीं इनमें डील में क्या क्या बातें की गई, बट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये याद रखेंगे कि इनके द्वारा दौरा किया गया। कभी कभी एग्जामिनर जो है अब ज्यादा फैक्चुअल अगर प्रश्न बनाता है तो ये भी पूछ देता है कि दौरा कब किया गया था। ठीक है, तो 3 से 10 जो है नवंबर 2023 के बीच, इसको भी ध्यान रखेंगे। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा। ठीक है, 6 नवंबर को जो है ये बैठक भी हुआ, बात भी हुआ। ठीक है, दोनों नेताओं के बीच जो है 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद ये आपसी भागीदारी में हुई वृद्धि पे संतोष दोनों पक्षों को व्यक्त किया गया। भूटान में 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना 2018 से 2023 के परियोजना के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए भूटान में 1020 मेगावाट की जो है पुनात शाहगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष भी व्यक्त किया। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुनात जो है सांगछू सेकेंड, ये क्या है? एक हाइड्रो जो है पावर प्लांट है, जल विद्युत परियोजना है। ये कितने मेगावाट का है? तो 1020 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करने का यहाँ पे बात हो रहा है। असम में जो है कोकराझार और भूटान का जो है गुलेफू के बीच रेल लिंक लोकेशन सर्वे भी काम शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है इन फ्यूचर आपको बनता हुआ दिखेगा। भारत के जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय जो है भारत उसका स्वागत किया है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। तीसरे देशों के लोगों को प्रवेश के लिए असम में डरंगा और भूटान में जो है सामद्वीप जो है जोगखार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए सहमति दोनों पक्षों बन गई है। भूटान के छात्रों के लिए असम में मेडिकल कॉलेजों को सीट बढ़ाने की भी सहमति बनी है। इसको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। अब देखते हैं इसमें क्या संशोधन किया गया है। ये भी संसद में आपको पारित हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा में तो 4 दिसंबर को ही और राज्यसभा में 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 जो है इसको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, और ये विधेयक अब पारित भी हो गया। विधेयक में देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009
आपको संशोधन करेगा। तो देखिए किसको जगह लेगा। देखिए जब भी कोई विधेयक नया आता है अगर रिप्लेस करता है तो जरूर ध्यान रखेंगे किसको रिप्लेस कर रहा है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 2009 था उसी का जगह कौन लेगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको विधेयक 2023 जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है। इस विधेयक का आखिर उद्देश्य क्या है, तो जनजातीय कला, संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ साथ तकनीकी सुधार में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा देना। विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए इस विधेयक में क्या बात किया गया कि तेलंगाना में क्या बनाया जाएगा, एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा आपका, तो शमक्का सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तेलंगाना में जो बनाया जाएगा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या होगा आपका शमक्का सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधा का यह अवसर देगा। शिक्षा मंत्री कौन है आपके, धर्मेंद्र प्रधान। इनके अनुसार विश्वविद्यालय भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित मामलों पर शोध करने का जो है काम करेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थान में ड्रॉप आउट पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ड्रॉप आउट करने वाले विश्लेषण किया है। अब देखिए इसमें बताया गया आपको सामान्य वर्ग का 1.53, ओबीसी का 1.51, एससी 1.47 और 1.29 अनुसूचित जाति के छात्रों ने स्कूल छोड़ने का दर पिछले 5 वर्षों में रहा है। तो ये डाटा एक दिया गया था। खैर डाटा उतना आपके लिए खास नहीं है। ये बात याद रखेंगे कि तेलंगाना में जो है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और यह स्थान किसको ले रहा है, तो 2009 का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम है इसी को ये प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन है नीति आयोग का पहला जो है डेल्टा रैंकिंग जारी हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। नीति आयोग द्वारा देश में सबसे अच्छा जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली बार डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। तो नीति आयोग द्वारा जो है डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है आकांक्षी ब्लॉक और जिलों को लेकर। अब इसमें देखिए किसको जो है पहला यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी जो है कुमरम भीम ब्लॉक को नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया। तो देखिए नीति आयोग द्वारा जो है ये डेल्टा रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान दिया गया है, तेलंगाना का आसिफाबाद जिले का कौन है आपका ब्लॉक, तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक। नाम याद रखेंगे तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक। तो तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक को जो है पहला स्थान दिया गया। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नांकित में से कौन सा सही है बताइए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ दे कि ये जो आपका डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा दे दे कि इसमें जो है आपको तिरियानी कुमरुम जो है ब्लॉक तेलंगाना का इसमें जो है शीर्ष स्थान पर रहा, बताइए कौन सही है। दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जो है माइंड प्रिपेयर करके आप लोग रखें। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग जून 2023 महीने में देश भर के ब्लॉकों द्वारा प्राप्त किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन को इसमें शामिल किया गया। अच्छा, इसके बाद पहला रैंकिंग तो हम लोग देखे तेलंगाना का जो है ये आपका तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक हो गया। दूसरा जो है इसमें तो ये कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक, दूसरा रैंक किसको मिला ये भी बात ध्यान रखेंगे। इस डेल्टा रैंकिंग में देश भर में 329 से अधिक जो है आकांक्षी जिलों और 500 से अधिक जो है 500 से आकांक्षी जो है ब्लॉकों को शामिल किया गया था। इसमें देखेंगे तो 2023 के लिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन है, अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग घोषणा की गई है। इस पहल में उड़ीसा के रायगढ़ जिला और बिहार के जमुई जिला को पहला और दूसरा स्थान मिला है। तो देखिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है देखेंगे तो उड़ीसा के जो है रायगढ़ जिला को नंबर 1 और बिहार के जमुई को जो है यहाँ पे दूसरा स्थान दिया गया। इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। समग्र श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक और जिलों में वर्चुअल कार्यक्रम सम्मानित किया गया था इसको। ठीक है, इसमें एक अनोखी पहल का अनावरण भी किया गया था जहां एबीपी और एडीपी के शीर्ष रैंक नीति को जो है वॉल ऑफ फेम प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। देखिए भौगोलिक दृष्टि से ब्लॉकों को 6 क्षेत्रों 6 जोनों में बांटा गया था और प्रत्येक जोन या क्षेत्र में 2 ब्लॉक को रैंकिंग इसमें दिया गया है। जैसे जोन 1 में है आपको पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को रखा गया इसमें। ठीक है, जोन 2 में उत्तर भारत के राज्य और जोन 3 में दक्षिण भारत, जोन 4 में पश्चिम भारत हो गया, जोन 5 में मध्य और जोन 6 में पूर्वी भारत के इसमें शामिल करके और ये आपको रैंकिंग जारी किया गया। तो ये उसका रैंक रहा आपका। देखिए यहाँ पे जोन 1 में अगर बात किया जाए डिटेल में पूछा जाएगा तब पूछा जा सकता है। ठीक है, जोन 1 में रैंक 1 किसको मिला,
तो ये आपको अमरी ब्लॉक को मिला। ये आपको जिला देखे तो पश्चिमी कार्बी जो है असम, ठीक है। जोन 1 में देखेंगे तो दूसरा रैंक किसको मिला है, नागोपो ब्लॉक का, मिजोरम का नागोपो ब्लॉक का, ठीक है। वैसे ही देखिए जोन 2 का अलग लिस्ट है, तो ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। जोन 2 में आता है आपको उत्तर प्रदेश, और इसमें रैंक 1 किसको मिला, हैरिया हैरिया बस्ती को, ये उत्तर प्रदेश का हो गया। जोन 2 में जो है हैरिया बस्ती को। इसके बाद देखें तो जोन 2 में दूसरा रैंक भी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर ही बिराना, ठीक है। तो ब्लॉक का रैंक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी स्पेशल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है बस्ती का आपको हैरिया, और गाजीपुर का बिराना, इसको जो है 1 और 2 में स्थान मिला। बाकी सारा जोन का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं इस लिस्ट को आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बिहार की बात करें तो जोन 6 में देखें तो यहाँ पे आंध्र, सिवान बिहार का हो गया, ठीक है। रामगढ़ जो है ये झारखंड का हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम लिखने वाला तो जोन 5 को थोड़ा ध्यान रख सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेशली प्रश्न आपको बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया था, इसमें शीर्ष रैंक में देखेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए, और दूसरे रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार राशि भी इसमें प्रदान जो है किया जाता है। ये कार्यक्रम जो है जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। एबीपी भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और अविकसित ब्लॉकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और शासन में सुधार पर केंद्रित है। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 29वां जो है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ। इसमें देखते हैं कि आपको जो है जानने को होगा। तो 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सूचना और संस्कृति मामले के विभाग के द्वारा किया गया था। 5 से 12 दिसंबर जो है 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म जो है प्रोडक्शन एसोसिएशन, या आपको FI जो है PF के द्वारा मान्यता प्राप्त है ये। अच्छा, तो याद रखेंगे पहला कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा ये संस्करण था, 29वां। किसके द्वारा, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है, उसके पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामले विभाग के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया। कब से कब, 5 से लेकर 12 जो है दिसंबर 2023 तक। इजरायली फिल्म है, नाम है इसका चिल्ड्रेन ऑफ जो है नोबडी। इसमें इनोवेशन मूविंग जो है इमेजिनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसी को दिया गया, चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी को। निर्देशन जो है इरेज जो है टेडमोर के द्वारा किया गया था, इसको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। कार्ले जो है डेनियल मालवे ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीता है इसमें, कार्ले डेनियल मालवे। 39 देशों की 219 फिल्म कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई। अंजन जो है दत्ता की चलचित्रों ए खून ने समारोह में स्पेशल जूरी का पुरस्कार जीता, ठीक है। ये सब थोड़ा सा एक नज़र में ध्यान रखेंगे, पूछने के चांस ये सब कम है। निर्देशन की जोड़ी है शर्मिष्ठा मैती और राजदीप पॉल, 2 लोग हैं यहाँ पे। इनको अगर बात करेंगे, मौन जो है पुटंगो ने बंगाली जो है पैनोरमा श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके अलावा जो हीरा लाल जो है मेमोरियल ट्रॉफी और नेटपेक अवार्ड भी इसमें दिया गया। चलिए, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी, 1995 में। अगला इन्फॉर्मेशन देखिए, भारत का जो है 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है ये 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ। आयोजन कहाँ हुआ इसका, गोवा में। 54वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का गोवा पणजी में 20 से 28 नवंबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया, 20 से 28 नवंबर 2023 के बीच। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म कौन था, कैचिंग डस्ट इसका था, स्टुअर्ट गैट के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। समापन कौन था, द फेदरबिट, ठीक है, रॉबर्ट जो है कोलोडनी के द्वारा निर्देशन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी का अध्यक्ष कौन है, तो ये भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशन शेखर कपूर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष। फिल्म पुरस्कारों के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी, इसमें स्वर्ण, रजत, मयूरी पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो ये सब तो इसके बारे में हो गया। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को लेकर बात करेंगे तो इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है स्वर्ण मयूर जो है किसको मिला, तो ईरानी निर्माता है निर्देशक अब्बास अमीनी। इनके फिल्म किसके फिल्म, एंडलेस वर्ड्स के लिए, तो एंडलेस बॉर्डर को जो है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, और इसके निर्देशक कौन है, अब्बास अमीनी।
सर्वश्रेष्ठ जो है निर्देशक की बात करेंगे तो रजत मयूर में जो है बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन जो है कोमांडेरेव, फिल्म जो है आपको ब्लागाज लाइसेंस के लिए। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म आप याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, एंडलेस बॉर्डर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन कौन हो जाएगा आपका, तो नाम याद रखेंगे, बुल्गारिया के निर्देशक है, नाम है स्टीफन जो है कोमांड्रेवे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो ये ईरानी अभिनेता है, नाम है पूरिया रहीमी सैम। एंडलेस बॉर्डर में ही भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था। तो अभिनेता किसको मिला है, पूरिया रहीमी सैम को। अभिनेत्री की बात करेंगे तो फ्रांसीसी अभिनेत्री है, नाम है मेलेनी थियरी, मेलेनी थियरी। इनके फिल्म जो है पार्टी ऑफ फूल्स में भूमिका निभाने के लिए इनको, तो ये जो है याद रखेंगे। 54वां जो है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म महोत्सव के बारे में जो है आप सब ये डाटा याद रखेंगे। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार जो है भारतीय निर्माता निर्देशक नाम है ऋषभ शेट्टी, ठीक है, कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए दिया गया था। किसी निर्देशन में पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है बेस्ट डेब्यूट फिल्म जो है पुरस्कार ये सीरियाई निर्देशक जो है आपका रेगा रजात काया को दिया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो है एंथनी जो है आपको चेन फिल्म ड्रिफ्ट के लिए। ये सब थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करें तो दीपक कुमार मिश्रा का पंचायत सीजन 2, ठीक है। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार हॉलीवुड निर्माता निर्देशक नाम है माइकल डगलस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो माइकल डगलस को जो है सत्यजीत रे जो है इसमें पुरस्कार दिया गया। अगला है आपको भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए जो है यहाँ पे विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड हो गया। अब इसके बाद जो है अगला इन्फॉर्मेशन है, भारत में जो है साइबेरिया बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद जो है दार्जिलिंग पहुंच गया है, ठीक है। भारत में जो है साइबेरिया बाघों का पहला जोड़ा जो है 12 साल बाद भारत में दार्जिलिंग में। तो देखिए दार्जिलिंग में जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जो है जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्त प्राय साइबेरियन बाघ का पहला जोड़ा जो है दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह तक यहाँ पहुंच गया। एक का नाम आपको लारा, ठीक है, साइबेरियन बाघ लारा, और आकामास। 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे में 2 विशेष एम्बुलेंस से दार्जिलिंग जो है ये पहुंचे। आखिरी जो है साइबेरियन बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण नवंबर 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी। 2011 से ही भारत में लुप्त प्राय था, फिर से जो है यहाँ पे इसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है साइबेरियन जो है बाघों को, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे 2011 में लुप्त प्राय हो गया था। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। 2007 तक इसने साइबेरिया बाघ की मेजबानी जो है की थी, ठीक है। तो पद्मजा जो है नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, पार्क है। ये जो है बाघ पशु विनिमय कार्यक्रम का एक हिस्सा के रूप में जो है साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे हैं। तो साइप्रस से जो है दार्जिलिंग याद रखेंगे। भारत ने पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के जो है पाफोस चिड़ियाघर में भेजा है। तो यहाँ पे पशु विनिमय की बात की गई है, देखिए तो लाल पांडा को भेजा गया यहाँ पे साइप्रस के जो है पाफोस चिड़ियाघर में। पूर्वी भारत में जो है पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया था। तो ये भी स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब, 1986 में। अगला इन्फॉर्मेशन है, भारत में असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो भारत में असम सीमा पे जो है अंतर्राष्ट्रीय भूटान ने जो है असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय जो शहर बनाने की घोषणा किया है। देखिए तो बात है दिसंबर 2023 को, भूटान के राजा नाम है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये जो है असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय जो है शहर बनाने की घोषणा की है। ये अंतर्राष्ट्रीय शहर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, भारत राज्य जो है असम की सीमा को साझा करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम जो है गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना होगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन, अगला इन्फॉर्मेशन है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर जो है रेलवे बेंगलुरु में बनेगा। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ पे, बेंगलुरु में। बात है 27 नवंबर 2023 को, रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव
इन्हीं के द्वारा कहा गया कि बेंगलुरु में शीघ्र ही 287 किलोमीटर, कितना आपको 287 किलोमीटर लंबा सर्कुलर रेलवे मिलेगा, जो इसके आसपास सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा। ये भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। ये नेटवर्क जो है 40 से 50 वर्षों तक शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इसमें 7 रेलवे ट्रैक पूर्ण कनेक्टिविटी इसमें प्रदान किया जाएगा। वैसे तो सर्कुलर रेलवे बनाने का परियोजना के बारे में लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब जो है सरकार ने उच्चतम स्तर को इसे पुष्टि भी की गई है। तो यहाँ पे किया जाएगा काम। सरकार ने सर्कुलर रिंग रेलवे के व्यवहारकर्ता को संदेश जो है अध्ययन के लिए 7 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। 7 करोड़ रुपए इसके लिए जो मंजूरी भी दे दिया गया। SWR के निर्माण संगठन के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और जल्द ही निविदाएं मांगी जाएंगी। रिपोर्ट जो है 2024 तक तैयार जो है रिपोर्ट जो है सितंबर 2024 तक तैयार भी हो जाएगा। तो ये जो है याद, अभी तक चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा कितना है, चेन्नई में है, लेकिन अब ये यहाँ पे बेंगलोर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलोर में बनाए जाने की बात की जा रही है। भारत का गरबा नृत्य यूनेस्को की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, गरबा नृत्य को कहा यूनेस्को की सूची में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुजरात का कौन है गरबा नृत्य, दिसंबर 2023 की बात है, यूनेस्को को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है इसको। गरबा नृत्य इस सूची में जो है आपको शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत है। और इसमें जो है देखें 2021 में इस सूची में कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, अब गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के जो है सूची में अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, गरबा नृत्य के बारे में आप सभी को पता ही है, सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। लैंगिक जो है समानता को दिखाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। गरबा गुजराती लोक नृत्य के रूप में एक रूप ही है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। बुराई और अच्छाई का जश्न है। यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के अंतर सरकारी समिति 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित की गई। इसी दौरान गुजरात के गरबा को अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है कि ये जो अमृत सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अंतर जो है सरकारी समिति 18वीं बैठक जो है कब से कब, तो 5 से 9 दिसंबर के बीच कहाँ हुआ, बोत्सवाना के कसाने शहर में। ठीक है, यहीं पे इसको जो है अमृत जो है सांस्कृतिक विरासत में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया। ये सब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन है आपका केनिया के राष्ट्रपति का भारत यात्रा रहा अभी, तो ये भी थोड़ा एक नज़र में ध्यान रखेंगे। केनिया के राष्ट्रपति है, नाम क्या है इनका, विलियम शमाऊ रूटो। विलियम शमाऊ रूटो ये भारत यात्रा पे आए 4 से 6 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, राजकीय यात्रा किया इनके द्वारा किया गया 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच में विलियम जो है शमाऊ रूटो। ठीक है, दिसंबर को जो है 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उनके औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और केनिया के राष्ट्रपति रूटो के बीच द्विपक्षीय जो है बातचीत भी हुई। ठीक है, चलिए लेक्चर का लेंथ जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ऐसे में जो भी फैक्ट बचा हुआ है हम लोग उतना ही कंटेंट पढ़े जितना, लेकिन हम इतना बता देते हैं आपको कि आर ओ एग्जाम से पहले सारा कंटेंट कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट 2 जो है बना लेंगे। तभी पार्ट 1 में आज हम लोग क्या क्या देखे इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, मुख्य मुख्य जो हाईलाइट पॉइंट है। और आप लोग भी जो है रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही देखिए सीखने का तरीका है। ज़्यादा कंटेंट पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको रिवाइज करके मेमोराइज कर लेना और सारे कंटेंट को ध्यान में रखना आपके लिए जो काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, तो वैसे में देखिए, तो हम लोग जो है स्टार्ट किए थे आज का सेशन। सबसे पहला मामला हम लोग देखे थे आज का कि 3 नया अपराध कानून आया है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये किसको रिप्लेस करके आया है इसी जरूर बात ध्यान रखेंगे। इसमें जो है जैसे हम लोग देखे थे कि 375-76 धारा अब चेंज कर दिया गया, 63-69 बन गया। 302 जो दोस्त था वो 101 बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिट एंड रन जो मामला है उसमें 10 साल का सजा दिया जाएगा। ये सब नया नया जो है, मॉब लिंचिंग में भी अब सजा की बात की गई है, ये सब इसमें चेंजेज किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है देखें तो इसमें 3 जो है बिल संशोधन 1860 में बना जो इंडियन पिनल कोड था, अब वो इंडियन पिनल कोड आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगा वो। 1898 में बना जो है सीआरपीसी, अब वो क्या बन जाएगा, भारतीय सुरक्षा संहिता हो जाएगा। 1872 का इंडियन जो है एविडेंस कोड, अब ये बन जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है हम लोग अगला इन्फॉर्मेशन देखे थे
प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाएं का पंजीकरण विधेयक 2023 भी आया था। तो सबसे पहला बात आपको यही याद रखना था कि प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का जो है ये विधेयक किसको रिप्लेस किया था, तो ये जो है 1867 का स्थान लिया था। ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण बात था कि जो भी विदेशी पत्र पत्रिकाओं का संस्करण होगा, अब उसके प्रकाशन से पहले केंद्र सरकार से आपको अनुमति जो है लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखे थे हम लोग केंद्रीय वस्तु जो है सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 आया। ठीक है। और ये कब आया आपका, तो 20 दिसंबर को लोकसभा में, और 19 को जो है ये राज्य 19 दिसंबर को जो है आपको राज्यसभा में 20 को और लोकसभा में 19 दिसंबर को, यानी 19 को पहले सबसे पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में आया। तो केंद्रीय वस्तु सेवा कर में हम लोग बात किए थे कि इसमें कुछ चेंजेज किया गया है। इसमें अपीलीय अधिकरण अध्यक्ष का एज जो है 67 से बढ़ाकर 70 कर दिया गया। फिर जो है सदस्यों का 65 से बढ़ाकर 67 कर दिया गया था। न्यूनतम जो है विशेष विधेयक में जो है न्यायाधिकरण के सदस्यों का 50 वर्ष एज रखा गया था। ठीक है। तो ये सब बातें इसमें की गई थी। अगला इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देखे थे, नेक्स्ट था कि ओमान के सुल्तान जो है हैथम बिन तारिक, ये भारत की यात्रा पे आए थे। कब, 16 से लेकर 18 दिसंबर 2023 के बीच। काफी सारी बातें हुई इन दोनों के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री और ओमान के सुल्तान जो है आपको इनके बीच समुद्री क्षेत्र हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, अंतरिक्ष हो, डिजिटल भुगतान हो, स्वास्थ्य हो, सब मैटर को लेकर जो है यहाँ पे बात किया गया। 4 एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया गया। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के जो है डोफर विश्वविद्यालय भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा में आईसीआर चेयर की स्थापना की बात यहाँ पे की गई थी। ये सब बातें हम लोग यहाँ पे देखे थे। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको देखा गया कि भारत और ओमान के बीच बात करें तो काफ़ी जो है पिछले कुछ दिनों में जो है व्यापार वाणिज्य में काफ़ी सुधार देखने को मिला और 12.5 अरब डॉलर का जो है व्यापार हुआ, जो पहले से दोगुना बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखें कि भारत में पहली जो है 6 लेन स्टील स्लैग जो है आधारित सड़क का निर्माण किया गया। ठीक है। और ये NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ेगा, तो चूंकि स्टील स्लैग से बना हुआ है तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग काफ़ी सारा डाटा को कवर किया कि स्टील स्लैग जो है ठोस सबसिस्ट के रूप में उत्पन्न होता है और इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर बात है। ऐसे में तो पहला बार प्रयास जो है किया गया था ये स्टील स्लैग वाला जो है ये सूरत हजीरा में, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा होगा भारत का, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना था। अगला जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम लोग देखे थे कि देश में जो है 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, नई सरकारों का गठन हुआ, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम रहा। ठीक है। इसमें हम लोग कवर किए थे कि मध्य प्रदेश में जो है आपको 163 सीटों के साथ बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाई। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार बनाती है 64 जो है सीटों के साथ। बाकी तेलंगाना में जो है कांग्रेस का सरकार बनता है 64 सीटों के साथ। मिजोरम में जो है आपको जेडीपीएम लाल धोमा का सरकार बनता है वहाँ पे। और जो है इसके बाद देखें कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनते हैं। ठीक है। जो पहले कांग्रेस के वहाँ पे अध्यक्ष भी रह चुके थे। उप मुख्यमंत्री यहाँ पे भट्टी जो है विक्रमार्क बनते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री। ठीक है। एक राजेंद्र शुक्ला और जगदीश जो है देवड़ा, ये राज्य के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो पहले भारत में कृषि जो है मंत्री थे। इसके बाद हम लोग देखें विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री बनते हैं आपको छत्तीसगढ़ के। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर किए। और इसका जो है राज्यपाल का भी मैं बताया कि आप लोग डाटा ध्यान रखेंगे तो राज्यपाल वहाँ के विष्णु भूषण जो हरिचंदन। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखें भजन लाल शर्मा जो है नए मुख्यमंत्री बने, कहाँ के, राजस्थान के। और इनके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है। लाल धोमा जो है मिजोरम के नए जो है मुख्यमंत्री बने। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग देखे थे और काफ़ी डिटेल में इस पर बात हुई थी। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है तथ्य को जो है ध्यान रखेंगे। जेपीएम के गठन के बारे में बात हुआ था। अगला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो 370 था इसको निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा गया, इस पे बात किया गया था। इसके बाद आपका अगला इन्फॉर्मेशन था अगला इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट हम लोग देखे थे हुरून इंडिया टॉप 100 का अंडर जो है 30 सुचील, यानी 30 वर्ष के अंदर जो है हुरून के टॉप 100 में कौन कौन शामिल थे। और इसमें हम लोग लिस्ट में देखे थे कि केवल बोहरा जो जेप्टो कंपनी के हैं 21 वर्षीय, ये जो इनको टॉप 1 रैंक पे रखा गया। फिर आदित्य पलीचा, ठीक है, ये 2 पे। इसके बाद नीलकंठ भानु प्रकाश, ये सब हम लोग रैंक को जो है कवर किए। अगला इन्फॉर्मेशन हम लोग देखे थे भारत बांग्लादेश के बीच जो है अगरतला और अखाउरा के बीच रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। ठीक है। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि 12.24 किलोमीटर का रेल लिंक बन रहा है डबल गेज का।
ठीक है, जिसमें बांग्लादेश में ज़्यादा हिस्सा है इसका 6.78 और भारत में 5.46। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग बात किए कि सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 1320 मेगावाट का, इसका भी इसके अंदर बात किया गया था। भारत जो है मालदीव से अपना सैन्य कर्मी हटाने का जो है बात किया था, इसके ऊपर बात किया गया था। ठीक है, भारत जो है उसको कब कब क्या क्या मदद किया, क्यों वहाँ पे जो है सैन्य कर्मी थे, इसके ऊपर थोड़ा सा बात किए थे लोग। तो भारतीय सैनिक जो है 2013 से मालदीव के लामू और अहू द्वीप में थे, इनको जो है बुलाने की सब यहाँ पे बात की गई है। भूटान नरेश भी भारत यात्रा पे थे, और वहाँ का नरेश कौन, जिग्मे जो है खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो ये 3 से 10 नवंबर के बीच में भारत यात्रा पे आए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है भूटान में जो है 120 मेगावाट का पुनः जो है सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण पे बात किया गया, तो ये भी बात याद आपको रखना है। तो ये सब चीजें हम लोग देखे थे। अगला इन्फॉर्मेशन जो हम लोग कवर किए थे, ये था आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023। ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन किया गया विधेयक में 2023, ये किसका स्थान लिया, तो ये हम लोग बात किए थे कि 2009 को जो है संशोधन है। और इसमें हम लोग देखे कि तेलंगाना में एक जो है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, नाम है इसका शमका जो है सरका सेंट्रल जो है आपको ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो इसके ऊपर बात हुआ। फिर नीति आयोग जो है अपना पहला डेल्टा रैंकिंग जारी किया, और इसमें अच्छा प्रदर्शन का हम लोग लिस्ट कवर किए। तो उसमें पूरे देश में जो है ब्लॉकों में बात करें तो हम लोग देखें कि तिरियानी जो है आपको कुमरम भीम ब्लॉक, ये जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा जो है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का, इसको जो है यहाँ पे सेकंड स्थान दिया गया। तो ये सब इसमें हम लोग कवर किए। बाकी जोन वाइज भी देखें, और जोन वाइज में हम बताएं कि आप जिस भी राज्य से हैं या जिस राज्य का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो बस वही डाटा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपका राज्य जो है का ब्लॉक कोई उसमें अच्छा परफॉर्म किया। फिर हम लोग देखें 29वां जो है आपको कोलकाता जो है फिल्म महोत्सव मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था ये 29वां। ठीक है, 5 से 12 दिसंबर के बीच में मनाया गया, और इसमें जो है चिल्ड्रेन ऑफ नोडविको, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें जीता। ये सब चीज़ें हम लोग कवर किए थे। अगला पॉइंट हम लोग कवर किए थे, भारत में 54वां जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, और ये पणजी गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच हुआ। और इस महोत्सव में हम लोग देखे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपको एंडलेस बॉर्डर्स को मिला, जिसके निर्देशन जो है अब्बास अमीनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अभिनेता की बात करें तो ईरानी अभिनेता जो है पूरिया रहीमा शैम को, अभिनेत्री जो है मेलेनी थियरी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें कवर की। इसके अलावा हम लोग देखे कि सत्यजीत रे जो है हॉलीवुड के निर्माता जो है माइकल डगलस को, और वेब सीरीज में पंचायत सीजन 2 को जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ में आपको अवार्ड से नवाजित किया गया। अगला जो है हम लोग कवर किए थे कि भारत में साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा यहाँ पे 12 साल बाद आया। क्योंकि भारत में लुप्त प्राय हो चुके थे, तो ऐसे में भारत में जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्त प्राय साइबेरियन बाघ का पहला जोड़ा यहाँ पे भी दिसंबर 2023 में आया, लारा और आकामासा इस नाम से। ऐसे में देखा जाए तो साइबेरियन बाघ का उम्र संबंधित समस्या के कारण जो है 2011 में ही नैनीताल में जो है चिड़ियाघर से इसको मृत जो है हो गया था, और ऐसे में यहाँ पे लुप्त घोषित किया गया था। और ये विनिमयन का भी बात किया गया था, तो भारत से लाल पंडा को भी वहाँ पे भेजा गया। ठीक है, अगला देखे थे भूटान में असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का घोषणा किया है, 1000 वर्ग किलोमीटर में बनाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनेगा। ठीक है, 287 किलोमीटर का, इससे पहले 235 जो है चेन्नई में है। ठीक है, गरबा नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, इससे पहले दुर्गा पूजा को जो है 2021 में शामिल किया गया था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर किए। ठीक है, कशाने बोत्सवाना में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद जो है केनिया के राष्ट्रपति भी भारत यात्रा पर आए थे, विलियम समाउ रूटो। ठीक है, 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच। तो ये हम लोग खबर देखे थे, और भारत जो है केनिया के बीच जो है बातें हुई। और ये इन्फॉर्मेशन, यही लास्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर किए थे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से लेके जो भी इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, ये हम लोग राष्ट्रीय के सेकंड पार्ट में, कल 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इतना इन्फॉर्मेशन को आप लोग जो है रिमेंबर करें। बाकी जो पुराना वीडियो है उसका भी रिवीजन आप लोग करते रहें। 2 जो है घटना चक्र का, 2 घटना सार का। तो घटना चक्र और घटना सार सारा हम कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, आरओ के एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यूपीपीसीएस और जो भी अभी हाल फिलहाल एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट में बात करते हैं। बाकी आप लोग फीडबैक कमेंट अपना देते रहेंगे, जो भी आपका फीडबैक कमेंट होगा। ठीक है, किसी का यहाँ पे कमेंट था कि ये जो घटना चक्र का मैगजीन है, हाँ, अंग्रेजी में भी उपलब्ध होता है मार्केट में, आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट जो है फिर कल बात करते हैं। तो पिछले दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, लेकिन अब कोशिश हम करेंगे कि डेली डेली आपको करंट अफेयर का एक वीडियो मिलता रहे। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह तो हम लोग देख ही रहे हैं।
टेस्ट सीरीज देखते रहेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।